हेलो बच्चों, वेलकम अगेन टू योर वेरी ओन चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं टॉटोमेरिज्म के लास्ट पार्ट की। जी, तो आज हमारा टॉटोमेरिज्म फाइनली खत्म हो जाएगी, ये टॉटोमेरिज्म की जो सीरीज है, और हम फिर कंटिन्यू करेंगे आने वाले दिनों में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमेरिज्म में। ठीक है, तो बहुत मजा आने वाली है। आगे बने रहो आप हमारे साथ और आपका सपोर्ट इसी तरह मिलता रहे। तो चलो शुरू करते हैं आपके लिए लास्ट पार्ट ऑफ टॉटोमेरिज्म। आज मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, एक चीज और, अगर आप पहली बार आ रहे हो तो रिकमेंड करूंगा पहले के सारे टॉटोमेरिज्म के एटलीस्ट पार्ट 9A से लेकर पार्ट 9N तक सारे वीडियोस देख लो। तो ये पार्ट आपको फिर ज्यादा फायदा होगा, इसको समझ में आएगा, नहीं तो आपको थोड़ा मतलब लॉस लगेगा। ठीक है, तो एक चीज ये हो गई। और टॉटोमेरिज्म देखो बहुत टफ टॉपिक तो नहीं है, आसान है। आपको अगर बेसिक्स आते टॉटोमेरिज्म के तो आज का वीडियो आपको समझ में आ ही जाएगा, ऐसा कोई ग्रेट नहीं है। और रेजोनेंस, एरोमेटिसिटी, ये सब मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं। तो जिन बच्चों को नहीं आता वो भी देख सकते हैं जाके, मेरे चैनल पे सारी चीजें अपलोडेड है। रेजोनेंस, इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइब्रिडाइजेशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, सब कुछ बातें डिटेल में हुई है वहां पे। और अब हम चलते हैं, स्टार्ट करते हैं टॉटोमेरिज्म का लास्ट पार्ट। ठीक है, आज हम डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स, मतलब कुछ क्वेश्चंस वगैरह डिस्कस करेंगे जनरल। देखो लास्ट वीडियो है तो टॉटोमेरिज्म का थोड़े से क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, जस्ट कि एंड कर रहे हैं तो थोड़ा हाँ स्टेबिलिटी वगैरह की बात करके जाए, और बस यही सब समझ हो गए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं फिर। तो पहला क्वेश्चन मान लो जैसे ये आ गया आपको। ठीक है, अब इतनी बातें की है तो भाई अब थोड़ी सी और कर लेते हैं ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा। मान लो ये आ गया, आपसे बोले बताओ इसका इनॉल बनेगा क्या। आपसे पूछेंगे इसका इनॉल बनेगा, तो बताइए कीटो फॉर्म है, आपको तो ये पता है कीटो फॉर्म है। आपको पूछा जाएगा बताओ इसका इनॉल बनेगा, तो देखते हैं इनॉल बना के। पहले तो इनॉल बना लेते हैं ना। क्या इसमें टॉटोमेरिज्म होगी? हाँ बिल्कुल होगी, क्योंकि यहां से यहाँ sp3 कार्बन पे हाइड्रोजन या हाइड्रोजन है, तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, इधर माइग्रेट करता है, और डबल बॉन्ड किधर आता है, इधर। तो यहाँ हम टॉटोमर बना देते हैं इसका एक। ठीक, तो क्या बन गया, ये देखो, ये टॉटोमर बन गया, है ना। समझ में आएगा होगा, इतना तो आता होगा। इनोलाइजेबल हाइड्रोजन अगर होता है तो वो मूव कर जाता है, और यहां से डबल बॉन्ड ऐसे आ जाता है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये जब टॉटोमेरिज्म हुई तो ये जो रिंग बनी इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 4 पाई, 4 पाई। ठीक है, तो 4 पाई है ये, मतलब 4 पाई इलेक्ट्रॉन से। और 4 पाई इलेक्ट्रॉन जब भी किसी सिस्टम में होते हैं तो वो एंटी एरोमेटिक होता है ना बच्चों, एंटी एरोमेटिक। और एंटी एरोमेटिक स्पीशीज बहुत ही अनस्टेबल मानी जाती है, मैंने आपको पहले वीडियोस में बताया हुआ है। तो अब क्योंकि ये इनॉल है, अब ये देखो इनॉल फॉर्म है ना, और ये कौन सा फॉर्म है, कीटो। और हमसे क्या पूछा, इनॉल क्या इसका बनेगा? तो आप बोलोगे नहीं बन सकता। क्यों नहीं बनना चाहेगा वो? क्योंकि अगर बनेगा तो वो एंटी एरोमेटिक बन जाएगा। इनॉल एंटी एरोमेटिक वाला यहाँ पे फॉर्म ले रहा है, जो कि फेवर्ड नहीं है ना, जो कि नहीं बनना चाहेगा नेचुरली। तो ये चीज चाहेगी कि कीटो फॉर्म इसी तरह से रहे कंटेनर में, इस तरह से अपने आप को डायनेमिक आइसोमेरिज्म ना करे और इनॉल में ना बदले, है ना। इन मतलब डबल बॉन्ड और ऑल, आपको इतना तो पता ही होगा। तो इनॉल, तो ये इनॉल इसका क्या बनेगा? आपका आंसर होगा नहीं बन सकता। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये जो अगर इनॉल बना भी तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा, जो कि फेवरेबल नहीं है। ठीक है, तो ये हो गया पहला। अब दूसरी बात करते हैं भाई, सेकंड टाइप का क्वेश्चन। मान लो ये आ गया आपको, बताओ ये देखते हैं, है ना। ये क्या इनॉल इसका बनेगा क्या? क्या ये कीटो फॉर्म है ना, क्योंकि इसमें अभी इनॉल अल्कोहल और डबल बॉन्ड तो है नहीं उस तरह का, तो कार्बन कार्बन के बीच में डबल तो है नहीं। तो बताओ, पहले हम इसका इनॉल बना के देखते हैं और फिर पता करेंगे क्या इसका इनॉल बनेगा कि नहीं। ठीक है, तो देखते हैं इसका इनॉल कैसे बनाओगे। यहां से जो हाइड्रोजन है, क्योंकि यही sp3 हाइड्रोजन है, इसको sp3 कार्बन पे लगा हाइड्रोजन माइग्रेट कराते हैं, यहां से ये आएगा। ठीक है, सेम वही। तो यहाँ डबल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH, यहाँ पे ये H चला गया, और ये डबल बॉन्ड इधर आ गया। ठीक है, इतना तो समझ गए होगे। अब मुझे बताओ, क्या ये स्टेबल है? तो देखते हैं यहाँ पे कितने पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों। रिंग के अंदर देखना होता है पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है, बाहर नहीं देखते पाई इलेक्ट्रॉन। रिंग के अंदर देखो कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 2 पाई। और 2 पाई अगर किसी सिस्टम में होता है तो आपको पता है वो क्या होता है, एरोमेटिक होता है। क्या होता है, एरोमेटिक। और एरोमेटिक अगर है तो बहुत हाईली स्टेबल स्पीशीज होती है, ये बात मैंने पहले बताई हुई वीडियोस में। तो एरोमेटिक क्योंकि कंपाउंड बन रहा है, ये कौन सा फॉर्म है, इनॉल, तो डेफिनेटली इसका इनॉल बनना चाहेगा। ठीक है, तो ये कीटो से ज्यादा इनॉल फॉर्म में रहना चाहेगा, 99 to 100% ये इनॉल फॉर्म में रहना चाहेगा।
इस फॉर्म में वो कम रहना चाहेगा, है ना, क्योंकि ये तो नॉन एरोमेटिक है और ये एरोमेटिक है। तो ये नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक डेफिनेटली जाना चाहेगा, क्योंकि एरोमेटिक वाली चीजें ज्यादा स्टेबल होती हैं, उनमें रेजोनेंस का एक्सटेंट ज्यादा होता है। ठीक है, तो समझ गए होगे इसका इनॉल डेफिनेटली मोर स्टेबल देन द कीटो फॉर्म, ये याद रखना। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे छोटे प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेते हैं जल्दी जल्दी, मतलब टाइम आपका नहीं जाएगा, बहुत फास्ट क्वेश्चन वगैरह डिस्कस कर रहा हूँ, जिससे मतलब थोड़ा तो आपको नॉलेज आ जाए। मान लो ऐसा आ गया, बताओ क्या ये करेगा, क्या क्या ये इसमें क्वेश्चन है, बताओ इसका इनॉल बनेगा कि नहीं, क्या इसका इनॉल बनेगा। ये तो कीटो फॉर्म है, आपको दिख रहा है कीटोन है ना, सीओ ग्रुप है। कीटो फॉर्म से क्या इनॉल फॉर्म बनेगा, तो बना के देख लेते हैं ना भाई। यहां से H जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। ठीक है, तो बना के देखें तो कैसा दिखेगा इसका इनॉल। इसका इनॉल बना लो, ये ऐसा बनेगा OH और यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड। तो बताओ इसका इनॉल बनेगा क्या। अब आप खुद सोचो, अब इस रिंग को मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं, इस रिंग को मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं ना, है ना। और अगर ऐसे बना के देखो तो यहाँ पे अब इस बॉन्ड को मैं अंदर भी तो ले सकता हूं ना भाई, है ना, इस बॉन्ड को मैं अंदर भी लिख दो, बात तो वही है। तो यहाँ पे आप देखो अंदर लिखने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ पे 1 2 3 4 कितने पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ पे। जब वो टॉटोमराइज करना चाह भी रहा होगा तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, और 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिसिटी को लीड करते हैं, और अगर एंटी एरोमेटिक है तो हाईली अनस्टेबल है, ये बात आपको पता है। तो इसलिए ये इनॉल इसका नहीं बनेगा, 0% बनेगा, कीटो फॉर्म डोमिनेट करेगा। 0.1 0.2 मान सकते हो, पर उतना कोई इसकी वैल्यू नहीं। ठीक, तो कीटो फॉर्म यहाँ पे ज्यादा स्टेबल है, इनॉल फॉर्म नहीं बनेगा, उसका नहीं बनना चाहेगा। ठीक है, तो ये बात आप नोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो ऐसा आगे मान लो, ये ले लेते हैं, मान लो ये ऐसे कर दिया, तो मजा आ रही होगी आपको। ये देखो हमने ऐसा ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे हमने एक CH3 ग्रुप लगा दिया। तो बताओ ये इसका क्या इनॉल, ये कैसा फॉर्म है, कीटो फॉर्म है। आपको बताना है क्या इसका इनॉल बनेगा, और इनॉल बनेगा भी तो कौन सा बनेगा। अब देखो दो पॉसिबिलिटी है प्रॉब्लम के, इसका इनॉल बना के दिखाओ पहले तो, और उसमें भी देखो कौन ज्यादा स्टेबल है। तो इसके दो इनॉल पॉसिबल है। ठीक है, मैं यहाँ बना दे रहा हूँ। ठीक है, लिमिटा एक इनॉल क्या होगा, कैसे बन सकता है, यहाँ जो हाइड्रोजन है वो माइग्रेट कर जाए इधर और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाए। ठीक है, तो एक पॉसिबिलिटी हो गई, ये तो एज इट इज बना दिया, ये भी एज इट इज बना दिया। यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो यहाँ चला गया और यहाँ डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ CH3 हो गया। ठीक, और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, यहाँ का हाइड्रोजन यहाँ माइग्रेट कर जाए और ये डबल बॉन्ड इधर आ जाए, ये भी एक हो सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो यहाँ पे इस टाइप की चीज बन जाएगी, यहाँ OH आ जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, और बाकी एज इट इज कॉपी कर दो। तो देखो आपने देखा दो पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, समझ में आ गया होगा, है ना, यही दो पॉसिबिलिटी है। अब देखो क्या हो रहा है, अगर ये दो पॉसिबिलिटी है, ठीक, तो यहां पे क्या हो रहा है, sp कहा गया, ये वाला जहां पे ये कार्बन, देखो ये कैसा कार्बन है sp2, और ये कैसा कार्बन है यहाँ पे sp3। ठीक, अब देखो यहाँ पे अगर मैं ये H ऐसे बना दूं तो यहाँ इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ पे क्या हो रही है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे भी अगर मैं H ऐसे बना दूं यहाँ पे भी इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, मतलब दोनों ही स्टेबिलिटी को सिंबलाइज करें कि हाँ ये भी स्टेबल हो सकता है, ये भी स्टेबल हो सकता है, क्योंकि इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से यहाँ पे 6 मेंबर रिंग बनी, 1 2 3 4 5, नहीं सॉरी 5 मेंबर रिंग, यहाँ पे भी 1 2 3 4 5। ठीक, तो 5 मेंबर अगर रिंग बन रही दोनों में, तो और वो भी इंट्रामोलिकुलर अटैक से, तो क्या होगा, स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए दोनों की, तो दोनों की स्टेबिलिटी हाई होनी चाहिए। बट एक प्रॉब्लम आ गई बच्चों, क्या प्रॉब्लम आ गई, यहाँ पे sp2 है और sp2 के लिए बॉन्ड एंगल कितना रिक्वायर्ड है, 120, जबकि यहाँ ये रिंग देखो ये क्या है, स्ट्रेन में यहाँ 60 डिग्री है और चाहिए कितना 120 डिग्री, 120 डिग्री। यहाँ पे देखें sp3 है, इसको कितना चाहिए होता है 109.5 डिग्री, है कितना 60 डिग्री। ठीक, मान लेते हैं अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री। तो बताओ कौन ज्यादा दुखी दिख रहा है, ये ज्यादा स्ट्रेन में है या ये ज्यादा स्ट्रेन में। भाई यहाँ 120 चाहिए था, है कम, और यहाँ 109 चाहिए था, एक है कम, तो अब इसलिए ये ज्यादा स्ट्रेन में दिख रहा है ना, ये दुखी ज्यादा है। इसलिए बच्चों ये माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ये माइनर बनेगा, कम क्वांटिटी में बनेगा, और ये वाला इनॉल जो है
ये मेजर क्वांटिटी में बनेगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, दो इनॉल दे देंगे, बताएंगे बताओ कौन सा इनॉल ज्यादा स्टेबल है, ऐसे भी आ जाता है ना। कीटो से इनॉल बने, दो पॉसिबिलिटी है इनॉल की, वो वाला इनॉल स्टेबल ज्यादा है और ये वाला इनॉल कम स्टेबल है, ठीक है। तो इतना तो आपको अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई डाउट, आगे बढ़े, ठीक है चलो। अब नेक्स्ट मान लो ऐसा आ गया, मैं इसको मिटा देता हूं पहले, ठीक। अब कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जैसे आपको ये पूछ लेंगे, प्रिडिक्ट विच इज मोर स्टेबल, प्रिडिक्ट स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी, ठीक। स्टेबिलिटी पूछ लेंगे, जैसे मान लो ये, अब इसमें एक पहले क्वेश्चन लिख लेता हूं मैं। क्वेश्चन है कुछ ऐसा, ठीक, और एक और फॉर्म दे देता हूं। अब इसी का जो टॉटोमेरिज्म करोगे तो यहां से H मैंने बताया था स्पेस टॉटोमेरिज्म वाले वीडियो में, यहां से H माइग्रेट यहां कर जाएगा तो यहां पे NH2 आ जाएगा और यहां नाइट्रोजन था, ठीक है। और यहां से ये माइग्रेट कर गया और यहां पे क्या आ गया, ऐसा कुछ है मान लो, ठीक है। अब आपको बताना है कौन ज्यादा स्टेबल है, खुद सोच लो भाई। यहां पे ये भी लोन पेयर तो होता ही यहां। अब देखो, आपको मैंने पहले वाले लेक्चर, पहले या सेकंड लेक्चर में टॉटोमेरिज्म बताया था, जिसके पास स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस पार्ट होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस पार्ट होता है, वो जल्दी बनता नहीं है ना, वो लेस स्टेबल होता है। और जिसके पास वीक एसिड वाला पार्ट होगा वो ज्यादा बनना चाहेगा, ठीक है। मतलब देखते हैं, जैसे ये हाइड्रोजन है, अगर ये हाइड्रोजन निकल जाए, अगर ये हाइड्रोजन निकल जाए तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव, और ये नेगेटिव रेजोनेंस में जा सकता है ना, ठीक है। और यहाँ पे तो ऐसा कोई सच कोई हाइड्रोजन है नहीं, ये हाइड्रोजन है, ये कैसा है, अब ये अगर हाइड्रोजन निकल जाए तो भी नेगेटिव आएगा, वो भी क्या होगा, रेजोनेंस में जा सकता है, नाइट्रोजन है ना। यहाँ पे जब ये हाइड्रोजन एक निकलेगा तो यहाँ माइनस आएगा और ये माइनस भी डिलोकलाइज हो जाएगा, है ना। रेजोनेंस आपको पता होना चाहिए इसके लिए, ठीक है। अब मुझे बताओ कौन ज्यादा ऐसे कौन जल्दी निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा या ये वाला हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा। जो भी हाइड्रोजन जल्दी निकलेगा वो स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट होगा, क्योंकि हाइड्रोजन जल्दी कब निकलता है, जब एसिड स्ट्रॉन्गर हो। तो देखते हैं इन दोनों हाइड्रोजन में कौन पहले निकलेगा। तो ऑब्वियसली ये वाला हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट है, ये नाइट्रोजन जो है ये स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट है, इसके पास जल्दी निकलने वाला हाइड्रोजन है, मतलब ये ज्यादा एसिडिक साइड है। इसका रीजन है कि जैसे ये निकलेगा ये रेजोनेंस में जा सकता है रिंग के साथ, ये निकलेगा वो भी जाएगा, लेकिन ये ऑलरेडी क्या है, स्टेबल भी है, एरोमेटिसिटी यहाँ पे है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है, और यहाँ पे वीक एसिड पार्ट है। ये पार्ट कैसा है, वीक एसिड, ठीक है। वीक एसिड मतलब समझ में आया आपको, वीक एसिडिटी वगैरह आप मेरा वीडियो देख सकते हो एसिडिटी, उसमें जब भी H+ निकालते हो आप तो जो बचता है एनायन उसकी स्टेबिलिटी देखते हैं, है ना। तो इतना आपको थोड़ा तो पता होना चाहिए, तो कोई यहाँ तक आ गए हो तो आपको एटलीस्ट रेजोनेंस इंडक्टिव वगैरह तो आना चाहिए। तो ये देखो, ये हाइड्रोजन क्यों एसिडिक है समझ में आ गया, क्योंकि इसके निकलने के बाद ये स्टेबल हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन निकलने के बाद तो स्टेबल उतना नहीं होगा, क्यों, क्योंकि पहले से लोन पे रेजोनेंस पे था ना भाई, लोन पे यहाँ पहले से रेजोनेंस में है, यहाँ पे भी लोन पे रेजोनेंस में है, पर यहाँ एक्सटेंड ज्यादा है पहले से ही, तो यहाँ हाइड्रोजन निकलना उतनी जल्दी जाएगा भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो ऐसी चीज हो रही है, ठीक है। तो ये याद रखना, तो यहाँ पे स्टेबल कौन है, ये ज्यादा स्टेबल है, क्लियर हो गया। तो मतलब ये सारी चीजें आपको पूछी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ। अब जैसे ये भी है ना कि भाई ये H निकल जाएगा तो यहाँ ये एरोमेटिसिटी इसको ज्यादा मिल जाएगी, है ना, क्योंकि जैसे H निकलेगा यहाँ माइनस आएगा और ये 6 इलेक्ट्रॉन सिस्टम अटेन कर लेगा, अभी भी है इसके पास, ऐसा नहीं है नहीं है, बट नेगेटिव चार्ज की डिलोकलाइजेशन ज्यादा फास्ट होती है ना, इसलिए वो ज्यादा स्टेबल हो जाता है H निकलने से। तो ये सब आपको पता होगा, रेजोनेंस में बताया था। सेकंड बात देख लेते हैं, मान लो ऐसा आ गया, मान लो ये आ गया, ठीक है, ये ले लेते हैं। बताओ और इसी का एक और इसका इनॉल बना लो, ये कीटो फॉर्म है, इसका इनॉल बनाया आपने, इनॉल बनाया तो यहाँ पे क्या आ गया, देखो यहाँ से H माइग्रेट कर जाएगा, यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बताया हुआ, और यहाँ पे ये एरोमेटिक सिस्टम बन जाएगा। तो ऑब्वियसली कौन ज्यादा स्टेबल होगा बच्चों, इनॉल, क्यों, क्योंकि ये एरोमेटिसिटी आ गई, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और नॉन एरोमेटिक कंपाउंड लेस स्टेबल होते हैं देन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। ये एरोमेटिक है, कैसे पता, 6 इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, और ये नॉन एरोमेटिक है क्योंकि यहाँ पे कॉन्जुगेटेड सिस्टम नहीं है, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड नहीं है, ये sp3 हो गया है।
जबकि सारे एटम रिंग में sp2 होने चाहिए कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड के लिए, या sp होने चाहिए। ठीक है, ये सब हमने बातें देखो पहले की है, तो आपको मैं बार बार यही कह रहा हूँ, पहले के वीडियो जरूर देख लेना अगर यहाँ तक आ रहे हो। ठीक है, वरना समझ जाओ कि भाई यही। और जेई ने इस पे सवाल बनाया, मालूम है, जेई ने इस पे सवाल बनाया कैसे, एक रिएक्शन में ये बनवा दिया था ऑलमोस्ट, और इसी को फाइनल आंसर में लेकिन ये दिया हुआ था। तो आपको इस जब जैसी ये बने उसको इसमें कन्वर्ट कर लो, ये आपकी जिम्मेदारी होगी, कोई आपको बताएगा नहीं। फाइनल प्रोडक्ट मान लो रिएक्शन किया आपका, ये बना, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको इसमें कन्वर्ट कर देना, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है ना, ये मोर स्टेबल है। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। ठीक है, ऐसा कोई ग्रेट नहीं है, बस मतलब आसान है, आप समझ ही गए। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं, बस एक दो क्वेश्चन और फिर आज का ये पार्ट खत्म हो जाएगा। ठीक है, और मान लो एक और देता हूं मैं आपको, ये बताओ, ये चलो कर लेते हैं, इससे थोड़ा आपको मतलब कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और इसी का अगर मैं वो बनाऊं, क्या बच्चों क्या बनाए बताओ, ये कीटो फॉर्म है तो इसका इनॉल बना लो, यहां से H वहां माइग्रेट करा दो, यहाँ OH आ जाएगा, यहाँ एरोमेटिसिटी आ जाएगी। ठीक है, अब बताओ फिर से सेम वही कॉन्सेप्ट, क्या सही बनाया मैंने, हाँ सही बनाया मैंने। ठीक है, तो बताओ बच्चों कौन सा जो इन दोनों में है कौन ज्यादा स्टेबल है, क्या ये ज्यादा स्टेबल है ये, या कीटो फॉर्म या इनॉल फॉर्म। तो अगर आपको ऐसा देखना है तो आपको पता है कि यहाँ का OH जो है ये हाईली एसिडिक हाइड्रोजन लिया हुआ है, यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन निकलेगा तो इस पे नेगेटिव आएगा ऑक्सीजन पे, और नेगेटिव आएगा तो डिलोकलाइज कर जाएगा। ऑलरेडी एक्सटेंट ऑफ रेजोनेंस ज्यादा है, एरोमेटिसिटी की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन का डिलोकलाइजेशन ज्यादा होगा यहाँ पे नेगेटिव आने के बाद, और ये क्या हो जाएगा, मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड पार्ट है, तो H निकलना चाहेगा यहाँ से जल्दी। क्यों? उसके निकलने के बाद ये स्पीशीज काफी स्टेबल हो जाएगी, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट है। और हमने बताया जो इसके पास स्ट्रॉन्ग एसिड होता है वो क्या होता है, लेस स्टेबल। और इसके पास क्या है, ये उतना स्ट्रॉन्ग एसिड अब इसके कंपैरिजन में नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि नाइट्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या चाहता है, नेगेटिव चार्ज आ जाए जल्दी से हमारे पास, क्योंकि मैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन बोल रहा है, तो ये बोलेगा H तुम जल्दी से निकलो H+, और अपने ऊपर H+ को निकालने के बाद अपने ऊपर नेगेटिव ले लेगा जल्दी, तो ये जल्दी स्टेबलाइज होगा ना H+ को निकालने के बाद, इसलिए उसके पास H+ जल्दी निकालना चाहता है, यानी कि H यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड का पार्ट है, और इसलिए ये पहले से लेस स्टेबल था, है ना। और यहाँ पे क्या है, ये H को उतनी डेस्परेटली नहीं निकालना चाहता, तो ये मोर स्टेबल है, क्योंकि यहाँ पे वीक एसिड का पार्ट है। ठीक है, एज कंपेयर टू ऑक्सीजन की बात हो रही है ना, इन दोनों में स्टेबिलिटी इसकी ज्यादा। ठीक है, तो ये आपको बता दिया मैंने। बस तो आज के लिए बच्चों हम इतना ही करते हैं, टॉटोमेरिज्म की सीरीज खत्म हो चुकी है, आपने डिस्ट्रॉय कर दिया है, आप लोग ही इसके वजह से, मतलब इसकी जो सफलता हुई है टॉटोमेरिज्म की, सब आप ही उसके जिम्मेदार हो, तो थैंक यू सो मच। और टॉटोमेरिज्म अब खत्म हो चुका है, अब आप रिलैक्स कर सकते हो, लंबी सांस ले लो, क्योंकि अब आपके पास आगे आने वाला है कॉन्फिगरेशनल आइसोमेरिज्म और कन्फर्मेशनल आइसो, मतलब स्टीरियो आइसोमेरिज्म बेसिकली, है ना, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, जिसमें ज्योमेट्रिकल, ऑप्टिकल और कन्फर्मेशंस पढ़ेंगे। तो बहुत मजा आने वाली है, बने रहो हमारे साथ, और थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। और इस वीडियो को जरा फैला दो और सबका भला करो। ठीक है, मिलते हैं चलो अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।